दीपिका पादुकोण के साथ मुस्कुराते जगत प्रकाश नड्डा का चित्र आपने देखा ही होगा। नड्डा जी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका को भारत का पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया। ये दृश्य देखकर देश को जेएनयू छाप टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर और बहुत कुछ याद आ गया। कुछ ने नड्डा जी के इस लिजलिजे व्यक्तित्व के लिए उन्हें नमन किया, कुछ ने आश्चर्य जताया कि मोदी सरकार और उनके मंत्रियों की ये कैसी मृगतृष्णा है कि हर बार वे उन लोगों से ही चिपकने का प्रयास करते हैं जो उनके घोषित शत्रु रहे हैं, या ऐसे लोग जो हिंदुओं से घृणा के लिए जाने जाते हैं। अपने शत्रु से प्रशंसा पाने की ये ललक भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, लेकिन इस वीडियो में हमारा विषय वो नहीं है। नड्डा जी भारतीयों के मेंटल हेल्थ को लेकर क्यों इतने चिंतित हो उठे? उन्हें क्यों इसके लिए एक एम्बेसडर की नियुक्ति करनी पड़ गई? मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है, इसके बारे में जागरूकता आवश्यक है, लेकिन जब भी किसी समस्या में ग्लैमर का तड़का लगाया जाता है तो हमें तत्काल सतर्क हो जाना चाहिए। ये संकेत है कि उस समस्या की मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। अमेरिकी पत्रकार इथेन वॉटर्स ने एक पुस्तक लिखी है, क्रेजी लाइक अस। इसके अनुसार 90 के दशक में अमेरिकी दवा कंपनियों ने अनुभव किया कि उनका घरेलू बाजार पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है। अमेरिका में 6 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मानसिक समस्या की दवा लंबे समय से ले रहा है। डिप्रेशन के नए बाजार के रूप में जापान को चुना गया। इसके 2 कारण थे। एक तो जापान में पारंपरिक रूप से आत्महत्या की दर बहुत अधिक थी, और दूसरा ये कि जापान में लोगों की क्रय क्षमता, बाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। जापान की कई हीरोइनों और अन्य सेलिब्रिटीज से प्रायोजित इंटरव्यू कराए गए। वे अपने डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अन्य मानसिक समस्याओं के बारे में बात करती। ये सनसनीखेज तरीका था जिससे लोगों को लगता था कि एक सफल और ग्लैमरस व्यक्ति भी अपने निजी जीवन में डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। 90 के दशक के अंत तक जापानी टेलीविजन चैनलों पर आने वाले शोज में डिप्रेशन सबसे अधिक प्रयोग होने वाला शब्द था। कई जापानी हीरोइनों ने बड़े गर्व से बताया कि वे डिप्रेशन की रोगी रही हैं, लेकिन वे इसे छिपाती नहीं हैं। कुछ जापानी अभिनेत्रियों और मॉडल्स ने बताया कि वे डिप्रेशन की दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा ले रही हैं। जापान में 10 साल के अंदर डिप्रेशन के विषय पर 177 पुस्तकें लिखी गईं। 1998 से 2008 के बीच मानसिक रोगों की दवाओं की बिक्री में 400% का भारी उछाल आया। तो क्या इस जागरूकता अभियान से जापान में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सुधार आया? क्या आत्महत्या की दर में कमी आई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी ही हुई। जापान में डिप्रेशन की मार्केटिंग की सफलता ने दवा कंपनियों के मुंह में खून लगा दिया, जिसे कई अन्य देशों में दोहराया गया। भारत में यह अभियान वर्ष 2015 में आरंभ हुआ। दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन की कहानी मीडिया में सुनानी शुरू की, मानो कोई बीमारी नहीं बल्कि उपलब्धि हो। पेट में एक अजीब सा एक फीलिंग होता था। मुझे डिप्रेशन हुआ था। बहुत टाइम के लिए मैंने किसी के साथ शेयर नहीं। रो पड़ती थी। मैं रोने लगी। आई डिडंट फील लाइक लिविंग। अखबारों और चैनलों पर दीपिका की ग्लैमरस फोटो के साथ उनके डिप्रेशन की चटपटी कहानियां छपने लगी। इसी बीच वे टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने जेएनयू पहुंच गईं। भारत में माई बॉडी माई चॉइस के वोक आइडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी दीपिका पादुकोण ही हैं। जबकि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि कई पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाना कई तरह की मानसिक और महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है। दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन की सच्चाई वर्ष 2020 में सामने आई, जब उनकी ही सेक्रेटरी ने बताया कि वो ड्रग्स लिया करती थी।
ठीक उसी समय अनुष्का शर्मा को भी अपने डिप्रेशन भरे दिनों की याद आने लगी थी। परिणीति चोपड़ा और इलियाना डिक्रूज ने भी मीडिया के आगे आकर अपने डिप्रेशन की इमोशनल कहानियां सुनाई। शाहरुख खान, करण जौहर, वरुण धवन, ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार्स ने भी स्वयं को डिप्रेशन का मरीज घोषित कर दिया। बॉलीवुड की फिल्मों और वेब सीरीज में डिप्रेशन सबसे हॉट विषय बन गया। इसकी शुरुआत भी 2015 में ही दीपिका पादुकोण की फिल्म तमाशा से हुई। डिप्रेस्ड होना धीरे धीरे फैशनेबल हो गया। सामान्य गृहिणी से लेकर स्कूल कॉलेज के बच्चों तक ये कहना कूल है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। यदि कुछ कमी रह गई हो तो YouTube पूरी कर देता है, जिस पर ढेरों एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को भी कन्विंस कर देते हैं कि उसे बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या वो PDSD यानी प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेस स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार है। ऐसा नहीं है कि मानसिक बीमारियां समस्या नहीं। यदि मार्केटिंग के जरिए उसे फैशनेबल बनाया जाएगा तो कई ऐसे लोग भी फंसेंगे जिन्हें दवाओं की कोई आवश्यकता नहीं। भारत में जब तक संयुक्त परिवार थे, बच्चे माता पिता, भाई बहन, चाचा बुआ, दादा दादी से अपने मन की बातें कर पाते थे। अब वो विकल्प नहीं है, इसलिए खतरा निश्चित रूप से अधिक है। लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य के किसी व्यवहार को कब बीमारी कहा जाएगा, इसका पैमाना अभी पूरी तरह से अमेरिका से आयातित है। मेंटल हेल्थ की परिभाषा तय करने वाली भी अमेरिकी दवा कंपनियां हैं, जो चाहती हैं कि उनके अधिक से अधिक ग्राहक तैयार हों। बीते वर्षों में एक नई बीमारी गढ़ी गई है, जिसका नाम है सोशल एंजाइटी। हम सभी जब कोई नया काम करने या इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें थोड़ी घबराहट या नर्वसनेस होती है। ये एक सामान्य व्यवहार है, लेकिन अब बाजार में इसकी भी दवा उपलब्ध है। साइकोट्रोपिक दवाएं हार्मोन्स को नियंत्रित करती हैं। इनकी लत लगने का खतरा होता है। कई बार साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन दवा कंपनियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भारत में मानसिक रोगों की दवाओं का बाजार लगभग 2 अरब रुपए का है। ये 30% की दर से बढ़ रहा है। तो जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दीपिका पादुकोण को सोफे पर बिठाकर मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं, तो समझ जाइए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कोविड महामारी के समय मल्टीनेशनल दवा कंपनियों ने जब भारतीयों को गिनी पिग बनाने और करोड़ों अरबों कमाने का प्रयास किया था, तो यही मोदी सरकार चट्टान बनकर खड़ी हो गई थी। इसी सरकार ने योग और आयुर्वेद को जिस तरह से प्रचारित किया है, उससे बड़ी बड़ी दवा कंपनियों का धंधा चौपट हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और नियत पर संदेह का कोई कारण नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनके मंत्री भी दूध के धुले हों। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस एनजीओ की याचिका पर दिवाली के पटाखे पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसकी गवर्निंग बॉडी में नड्डा जी की पत्नी भी थी। डिप्रेशन हो या कोई अन्य मानसिक समस्या, ये एक सच्चाई है। इसका उपचार आवश्यक है। अमेरिकी कंपनियों से लेकर भारत के नेताओं और कलाकारों तक सबको इस आपदा में अवसर दिखाई दे रहा है। इस सत्य को जाने ताकि उनके झांसे में ना आए। वे स्वास्थ्य नहीं, बीमारी बेच रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।